एक तरफ टेक्निकली ट्रेंड मैन पावर नहीं है और दूसरी तरफ करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं है। 2020 तक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि 6.5 करोड़ की स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत दुनिया को है। जैसे सॉफ्टवेयर में हमारे इंजीनियर पूरे दुनिया में गए, वैसे स्किल डेवलपमेंट का उपयोग करके हमारे देश के युवाओं को अगर सही ट्रेनिंग देकर अगर हम तैयार करेंगे तो आने वाले समय में हमारे लाखों करोड़ों युवाओं को रोज़गार मिल सकता है और वो रोज़गार देने की ताकत इस सेक्टर में है। और इसलिए जब चर्चा हुई तो मैंने हमारे यहाँ बहुत नए नए स्कीम्स मुझे दी। हमारी एडिशनल सेक्रेटरी लीला नंदन जी अच्छी है, उन्होंने बहुत अध्ययन करके लाया। मैंने बोला ये मत करो, आप एक वाक्य में करो कि जो 200 करोड़ के ऊपर जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो उसी क्षेत्र के 15 किलोमीटर के अंदर के स्फीयर में वहाँ के लड़कों को ले, जो गरीब है, ट्राइबल्स के है, शेड्यूल कास्ट के है, आर्थिक दृष्टि से शैक्षणिक में पिछड़े हुए हैं, किसान के बेटे, उनको ले और उनको प्रशिक्षित करे, उनको ट्रेनिंग दे और उनको वहीं से वही काम दे ताकि वो ट्रेन दे के वहाँ जाके काम कर सकते हैं। और इसके लिए उसी को जिम्मेदारी दो, उसी को जो ट्रेनिंग देगा पर हेड हम उसको ग्रांटीनेट देंगे। वो स्कीम हमने तैयार की है। हमारा हर कॉन्ट्रैक्टर ये स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देने वाली इंस्टीट्यूट बने, इसका फ़ायदा सेक्टर को भी मिलेगा, ट्रेन मैन पावर मिलेगी और वहाँ के स्थानिक लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट का ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात हमने 2 निर्णय किए हैं। अब लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट बढ़ी है और इसलिए अभी रिंग रोड बनाना है, बाईपास बनाना है। पहले तो हमारे डिपार्टमेंट में कोई आए तो बोलते हमारा काम नहीं, स्टेट गवर्नमेंट करें। स्टेट गवर्नमेंट अगर लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट देगी तो हम रिंग रोड बनाएंगे, ऐसी भूमिका हमारे यहाँ होती है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे नहीं है, इसका मतलब रिंग रोड नहीं बनेंगे, गांव के रोड में ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग मरते रहेंगे। ऐसी तो सरकार नहीं चल सकती। तो मैंने कहा ऐसी नकारात्मक भूमिका मत करिए। हम राज्य सरकार और हम दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग दोनों मिलकर इसमें मार्ग निकालेंगे। और अब हमने किया है कि हम रिंग रोड बनाएंगे और उसमें लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज शहर के बाहर रिंग रोड पर बनाएंगे। जो लैंड लाएगा उसमें 40% डेवलप लैंड उसको देंगे, 40% हम लेंगे, 20% इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा करेंगे और रोड से एक्सेस भी देंगे, ताकि जो कॉस्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा उससे लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट हम कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कोई नई इनोवेटिव चीज़ें सोचनी चाहिए। 1300 रोड साइड एम्यूनिटीज़ के बारे में हमने निर्णय किया है, आइडेंटिफाई किया है। 70 का टेंडर निकाला है। रोड के बाजू में पेट्रोल पंप, डीजल पंप, होटल्स, मोटल, रेस्टोरेंट्स, गार्डन, लॉन्स, हेलीपैड, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ के फ्रूट, वेजिटेबल्स, वहाँ का फूड कल्चर। कितना रोजगार आजू बाजू के गांव के लोगों को मिलेगा। तो क्या ये सब चीज़ें रोड के बाजू में कोई रोड साइड एम्यूनिटीज़ का सेंटर हम नहीं बना सकते? कोई ट्रक ड्राइवर के लिए अच्छे ढाबे नहीं बना सकते जहाँ रह सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, वॉशरूम्स होंगी अच्छी। इसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, ये इकोनॉमिक वायबल है और हमारे सेक्टर के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तो बहुत बार सोचता हूँ हमारे पास सबसे बड़ी कमी है, आपको अगर मैं माफ़ी मांगकर अगर सच बताऊँ तो मुझे आप नाराज़ मत होइए। हमारे सेक्टर की सबसे बड़ी अगर कोई कमी है तो इस सेक्टर में जो आप सब ऑफिसर और लोग काम करने वाले हैं, इनका माइंड सेट अगर ठीक से तैयार नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। वो मुझे बोलते हैं कि कितना काम करूं, अभी हम तो अभी तक इतना किया ही नहीं है। अरे बोले इससे क्या होता है? आप बहुत का, जैसे हनुमान का था, उसको पता ही नहीं था अपनी ताकत क्या है। बहुत दिनों से आदत पड़ी है क्योंकि परफॉर्मेंस का ऑडिट ही नहीं होता। और मैं उनमें से हूँ कि एक बार फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चलेगा, पर परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। प्रमोशन मांगते हैं, मुझे चीफ इंजीनियर बनाओ। परसों NHAI में एक इंटरेस्टिंग केस मैंने देखी। एक क्रेन का ऑक्शन हुआ कॉन्ट्रैक्टर का, NHAI ने किया, एक ने खरीद ली और क्रेन खरीदी करने के बाद उसके ऊपर कुछ कस्टम एक्साइज के पैसे नहीं थे तो उन्होंने जब्त कर दी। तो जिसने खरीदी की उसने अप्लाई किया कि मेरा पैसा वापस दो,
तो उसको कहा तो ट्रिब्यूनल में जाओ, और ट्रिब्यूनल में जीता तो बोले हाई कोर्ट में जाओ। ये ऐसे रब का फेयर करने वाले और निर्णय नहीं करने वाले निकम्मे लोगों को धक्के मार के यहाँ से निकाल देना चाहिए, इस मत का मैं हूँ। और मैंने 3, 4, 5 फाइल पे लिख दिया इसको सस्पेंड करो। इफ यू आर नॉट रेडी टू टेक द डिसीजन, डोंट आस्क मी फॉर प्रमोशंस। आपको अगर निर्णय करने की ताकत नहीं और दानत नहीं है तो बड़ा बनते क्यों हो? क्यों प्रमोशन चाहते हो? मत लो प्रमोशन। इफ यू वांट प्रमोशन, यू शुड हैव एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी टू टेक द डिसीजंस। और डिसीजन से भागो मत। ट्रांसपेरेंसी के साथ, करप्शन फ्री, टाइम बाउंड, क्वालिटी कॉन्शियस, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। हमने पूरा ई गवर्नेंस लाया है, ई टेंडर सिस्टम लाई है, उसके साथ काम होना चाहिए। जो सही है वो निर्णय करो। और बड़े अधिकारियों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए, और मंत्रियों ने, कि इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, फॉरगिव देम। इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड, फिर उनके ऊपर कार्रवाई करो। काम करने वाले ईमानदार व्यक्ति के हाथ से गलती होती है, उसको माफ़ करो, उसकी हरासमेंट मत करो। पर सरकार में भी कुछ बड़े बड़े अफसर ऐसे बने हैं कि बदला निकालने के लिए एक आधे के ऊपर खुटी मार के उसके फाइल को उल्टा करके उसको तकलीफ देते रहते हैं ताकि उसकी प्रमोशन ना हो। हम लोग फेयर होना चाहिए। पर्सन में बिलोंग्स टू एनी कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, पार्टी, जो भी है। आई नेवर ट्रीट एनी एमपी कि वो कौन से पार्टी का है। ही मे बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। जब वो आता है मेरे पास तो मैं सोचता हूँ मैं इसके लिए पॉजिटिव क्या कर सकता हूँ। डोंट ब्रेक द लॉ बट बेंड द लॉ अप टू द लास्ट लेवल। गैर कानूनी काम बिल्कुल मत करो। हमने भी कहा तो भी मत करो, पर कानून को बेंड करने की कोशिश करो अप टू द लास्ट पॉइंट, और जनता के हित में काम करने की कोशिश करो। हमारी मिनिस्ट्री कोई कोर्ट में झगड़ा करने के लिए बनी हुई है क्या? क्या लॉयर्स का धंधा चलना चाहिए इसलिए NHI बनी हुई है? ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, वो ट्रिब्यूनल फिर वो जज बोलेगा कि भाई हर दिन का मैं मेहनत आना उसको देना है, फिर वो निर्णय नहीं करते। 6-6 महीने रोज तारीख पर आते, रोज उसको भी भत्ता मिलता है, सब कुछ। ऐसा कैसे काम होगा? और इसलिए मैंने कहा कि अगर ट्रिब्यूनल बनाना है तो उसको बोलो केस वाइज 2 लाख रुपए दो, 2.5 लाख रुपए दो, एक दिन में 10 निर्णय करो, 25 लाख रुपए कमा करके जाओ, निर्णय करो, डिले मत करो। ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमारी सिस्टम काम होनी चाहिए। और इसलिए आने वाले समय में आपके ऊपर देश के निर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी हम लोग रेलवे के ओवरब्रिजेस बना रहे, 2000 ओवरब्रिजेस बनाने का एस्टिमेट है। प्री कास्ट में जाना है। मैं चाहता हूं कि हर जगह पर प्री कास्ट के डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर्स बने और उसका उपयोग हो। हम फ्लैश का उपयोग करना चाहते हैं। सॉइल स्टेबलाइजेशन के ऊपर हम विशेष रिसर्च करें। हमारे पोरवाल साहब कह रहे कि बार बार वो पहाड़ में दरिया गिर जाती है, इसका रिसर्च करना चाहिए। वी नीड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जो रिसर्च करते हैं उनको हमने इनकरेज करना चाहिए। बीच में मैंने IIT के सभी डायरेक्टर को बुलाया था। घटना ऐसी हुई कि बंगाल में हल्दिया पोर्ट में हमारे यहाँ एक चैनल था, उसको हर साल हम 450 करोड़ ड्रेजिंग के लिए खर्चा कर रहे थे। एक ने सुझाव दिया, हमने चेन्नई IIT को और एक ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट को अपॉइंट किया कि दूसरा एक उपाय हो सकता है क्या? तो हमारे चेयरमैन बोले नहीं हो सकता, वो बोले हो सकता है। तो मैंने बोला ये 450 करोड़ ड्रेजिंग हर साल होता है, इसमें ये खुश होगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँगा। और हमने फिर वो निर्णय किया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमारा 200 करोड़ में काम हो रहा है, 250 करोड़ साल के बच रहे हैं। तो मैंने IIT वालों को कहा मुझे आप रिसर्च प्रपोजल दो, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वाटरवेज से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड। मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ रिसर्च के लिए और स्टडी करने के लिए। आप चेयर तैयार करो, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ मैं देता हूँ हर IIT को, आप स्टडी करो और मेरे लिए काम करो। आप भी वैसे भी हमारे NHI DCL के MD बैठे हैं आनंद कुमार जी, गुवाहाटी IIT के साथ काम कर रहे हैं। आपके यहाँ के क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, यहाँ के बच्चों को, वहाँ के प्रोफेसर्स को रोड इंजीनियरिंग में, ट्रैफिक के लिए उपयोग में ला सकते हैं क्या? सोचो, आ सकता है उपयोग, उनका हो सकता है, उनका भी ट्रेनिंग होगा, क्योंकि देश में भविष्य के लिए वो काम कर रहे हैं।
और इसलिए एक टोटली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का अप्रोच, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, रोड के एक्सीडेंट्स को कम करना, ग्रीन हाईवे इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाना, ये बहुत आवश्यक है। वैसे मैं पोर्ट और जलमार्ग का भी मंत्री हूँ और हमारा पहला प्रयास है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू वाटरवेज, सेकंड प्रायोरिटी टू रेलवे एंड थर्ड प्रायोरिटी टू रोड, क्योंकि रोड के कारण बहुत पोल्यूशन होता है और वो फ्यूल हम लाते पार पूरा पेट्रोल डीजल बाहर से आता है। अब मैंने तय किया, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, कि इसके बाद हिंदुस्तान में इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायोडीजल और मिथेनॉल और इलेक्ट्रिक, इस पर हमारी ऑटोमोबाइल आएगी और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर आएगा और हमने काम भी शुरू किया है। और गंगा में, गोदावरी में, वैनगंगा में हम ट्रांसपोर्ट शुरू करना चाहते हैं। रोड पे जाने के लिए अगर 1.5 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से 1 रुपया आता है, तो पानी से 20 पैसे आएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और इसलिए आने वाले समय में देश आगे जा रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और मेरा विश्वास है कि हमारा सेक्टर कम से कम देश की ग्रोथ में 2 से 2.5% जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकता है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो है अभी संख्या कम है, मैं पीछे पड़ा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर के जो प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स है उसको डाइल्यूट करने के पीछे, ताकि अभी देश में 60-70 ही कॉन्ट्रैक्टर वही आते हैं, रिंग बनाते हैं, कभी कभी इधर सीमेंट वाले कार्टेल बनाते हैं। वो सीमेंट वालों को तो मैंने बताया कि तुम्हारा बैंड बाजा ही बजाऊंगा मैं 10 सीमेंट की फैक्ट्री लीज पर लेने वाला हूँ, भारत सरकार की बंद हुई, और 100 रुपये बैग से सीमेंट बेचूंगा और पूरा आपको ठोकूंगा, पूरा बर्बाद करूंगा अगर आपने कार्टेल किया तो। हमारा 285 लाख टन सीमेंट बुक है, 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये पर बैग, 10-15% मार्जिन लो, कमाओ, कोई अड़चन नहीं है। एक्सप्लॉइट मत करो। कॉन्ट्रैक्टर को भी और नए नए कॉन्ट्रैक्टर्स तैयार होने चाहिए। ब्रिज मेंटेनेंस के लिए और छोटे कामों के लिए जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, डिप्लोमा होल्डर और पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमा होल्डर्स है, उनके लिए भी हम एक काम देने की योजना तैयार कर रहे हैं, ताकि इंजीनियरिंग फैकल्टी के लोग कॉन्ट्रैक्टर बने और नए रोजगार के साधन उनको प्राप्त हो। और इसलिए आने वाले समय में टोटल सेक्टर में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। और इंडियन रोड कांग्रेस ये ऐसी अपेक्स बॉडी है जो इस सेक्टर को विजन देने वाली है। और इसलिए मैं नाहर साहब को हर समय कहता हूँ कि आप जब इसको ऑर्गेनाइज करते हो तो आपका हर सेशन हमारे इंजीनियर्स को भविष्य की विजन देने वाला हो। यू कैन डोनेट बट यू कैनॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। और हमारे सेक्टर के लिए सही विजन देने का काम आईआरसी का है, आईआरसी वो कर रही है। और आपका ये 4 दिन का एनुअल सेशन आपको भविष्य में काम करने के लिए एक नई अच्छी विजन देगा, जिसके देश के निर्माण कार्य में आप सबका बड़ा योगदान होगा। नए रोजगार निर्माण होंगे, देश में अच्छे रोड बनेंगे, देश का विकास होगा, जीडीपी बढ़ेगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान को फ़ायदा होगा और सभी सेक्टर को इसके कारण एक ग्रोथ इंजन के रूप में मदद भी होगी। और वो कार्य आपके हाथ से आगे आने वाले भविष्य में और ज़ोरों से हो, आपके हाथों में ताकत मिले, शक्ति मिले और इस राष्ट्र के निर्माण के कार्य में आपका बहुत बड़ा योगदान हो। इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आपके इस एनुअल सेशन को शुभेच्छाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्य अतिथि, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का। And now, ladies and gentlemen, the state government of Telangana will present a representation to the Honorable Union Minister. May I request Shri T. Nageshwar Rao, Honorable Minister of Roads and Buildings, Women and Child Welfare, Government of Telangana, to do the honors of presenting the representation to our Honorable Chief Guest. वैसे मैं तेलंगाना में आया हूँ, कुछ बातों की घोषणा करनी थी और रह गई। वैसे मंत्री जी जितना मांगते हो उतना तो मैं उनको दे चुका हूँ। आज मैं
5 कामों की घोषणा कर रहा हूँ। एक, सूर्यापेट खम्मम 60 किलोमीटर 900 करोड़ रुपए। मंचेरियल चंद्रपुर 90 किलोमीटर 1500 करोड़ रुपए। संगारेड्डी नांदेड़ 140 किलोमीटर 2300 करोड़ रुपए। जगताल करीमनगर वारंगल 130 किलोमीटर 2500 करोड़ रुपए। और कोडाड़ खम्मम 40 किलोमीटर 700 करोड़ रुपए। ऐसे 8000 करोड़ के कामों को तेलंगाना के लिए मैं मंजूरी दे रहा हूं। जल्दी डीपीआर बनाकर इसकी शुरुआत होगी, नहीं तो मंत्री जी सोचेंगे मैं आया और कुछ नहीं दिया। तो आज भी मैं वैसे आईआरसी के लिए आया हूं, पर आपने उल्लेख किया था तो 8000 करोड़ के रोड देकर जा रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you very much indeed, sir, for that announcements of 8,000 crore worth of sanctions for the state of Telangana. Ladies and gentlemen, once again, put your hands together to thank the Honorable Union Minister for granting that. And now requesting Shri T. Nageshwar Rao, Honorable Minister of Roads and Buildings, Women and Child Welfare, Government of Telangana, to present a representation to the Honorable Union Minister on behalf of the State Government of Telangana. And now may I request Shri T. Nageshwar Rao, the Honorable Minister, to release the souvenir and present the first copy to the Honorable Union Minister for Road Transport, Highways and Shipping, Government of India. And ladies and gentlemen, put your hands together as the first copy of the souvenir is being presented to our Honorable Chief Guest. Thank you very much indeed. And may I now request our Honorable Chief Guest, the Honorable Union Minister, to kindly do the honors of presenting the awards. First, we present the IRC Lifetime Achievement Award. Goes to Brigadier Gobinder Singh. Mr. Nahar will receive the award on his behalf. He is retired as DGRD and AS, Ministry of Road Transport and Highways in 1984, an officer of highly decorated Indian Army Corps of Engineers, have been icon of committee and dignity. Put your hands together for Brigadier Gobinder Singh. The IRC Lifetime Achievement Award goes to Shri Ninan Koshi. He is the former Director General, Road Development and Additional Secretary, the Government of India in the Roads Wing of the Ministry of Surface Transport. He has over 43 years of experience in highways and bridge engineering, including administration, planning, design, and implementation. So for the Lifetime Achievement Award of IRC, put your hands together for Shri Ninan Koshi. And the Lifetime Achievement Award goes to Professor C.G. Swaminathan. May I request Mr. Porwal, President IRC, to kindly receive the award on his behalf. Professor C.G. Swaminathan was also the President IRC in 1981, besides being Vice President in 1980. Receiving the award on his behalf is Mr. Porwal, President IRC. The next award, the Lifetime Achievement Award, goes to Shri S. Arunachala Reddy. Shri S. A. Reddy was Vice President IRC, studied management from Indian Institute of Management, Pune, and during his work experience, he was honored with various positions. Put your hands together for Shri S. Arunachala Reddy. The IRC Lifetime Achievement Award goes to Shri M.K. Agarwal. Mr. Nahar to receive the award on his behalf. Engineer Agarwal graduated with honors from IIT Kharagpur in civil engineering. Mr. Nahar to kindly receive the award on behalf of Mr. M.K. Agarwal.
And the next Lifetime Achievement Award goes to Shri H.P. Jamdar. He was elected as president of IRC in 1997, and after having served in various capacities, was promoted as chief engineer and joint secretary to the government of Gujarat in November 1987. So please put your hands together for Shri H.P. Jamdar. And ladies and gentlemen, after the Lifetime Achievement Award, the IRC Pandit Nehru Birth Centenary Award 2015 goes to Shri Vikas V. Thakur. He did his MS from US, Director, Pevitech Consultants, India, Pune. So please put your hands together for this youngster receiving the IRC Pandit Nehru Birth Centenary Awards. And ladies and gentlemen, the Indian Roads Congress Medal is awarded for the best paper discussed at the session, goes to Mr. Sajjan Singh Nahar and Mr. Satendra Kumar. So please put your hands together for them. For receiving the Indian Roads Congress Medal. And the Maharashtra PWD Medal is awarded for the best paper on construction, which goes to Mr. V.N. Hegde, paper number 636, Evolution of Precast Segmental Technology for Bridges in India. So please put your hands together for Mr. V.N. Hegde for receiving the Maharashtra PWD Medal. And the Bihar PWD Medal is awarded for the outstanding paper on road research, goes to Ms. Swati Roy Maitra, Mr. K.S. Reddy and Mr. L.S. Ramchandra for paper number 632. Ms. M.R. Archana, Mr. H.S. Satish, and Mr. G. Brijesh and Mr. Vinay Kumar for effective utilization of waste marble on indirect tensile strength properties of bituminous concrete mixes. So please put your hands together for the awardees for Bihar PWD Medal. And the CPWD Medal is awarded for the best paper on maintenance, goes to Mr. M.L. Gupta, Mr. Dhananjay A. Bhide, and Mr. Prashant Dongre. Please put your hands together for them for receiving the CPWD Medal. And the commendation certificates is awarded for the paper on significant work, jointly to paper number 637, Clay Subgrade Stabilization with Lime and Ricron Fiber by Ms. Manju Suthar and Mr. Praveen Agarwal. May I invite you to kindly receive the award. Ms. Manju Suthar and Mr. Praveen Agarwal, and Ms. Ankita Chaugale and Mr. M. Manjunath for analysis of T-beam skew bridges under live loads. And ladies and gentlemen, may I now request the Honorable Minister to do the honors of releasing the guidelines about new codes. First to be released is SP 64 Guidelines for the Analysis and Design of Cost the Place Voided Slab. The new code is providing guidelines, duly modifying the basic approach for analysis of voided slab superstructures by different methods. The second one is SP 66, Guidelines for Design of Continuous Bridges, the first revision. The Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, in order to align itself. The third is SP 70, Guidelines for the Use of High-Performance Concrete, including self-compacting concrete in bridges, first revision. And the fourth is IRC 12, Unified Guidelines for Access Permission to Fuel Stations, Private Properties, Rest Area Complexes and such other facilities along National Highways, fourth revision. Please put your hands together for release of all the guidelines. And the Minister has also released the annual report of IRC.
Thank you very much indeed, sir, for kindly doing the honors. And now, ladies and gentlemen, may I request Shri S.S. Nahar, Secretary General IRC, to present a memento to our Honorable Chief Guest, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Minister for Road Transport and Highways and Shipping, Government of India. We are indeed honored, sir, that you spared your valuable time and graced this occasion. And Mr. S.S. Nahar, Secretary General IRC, presenting a memento as a token of gratitude to our Honorable Chief Guest. Once again, put your hands together for the Honorable Minister for sparing his valuable time and gracing this occasion. Mr. Nahar to present a memento to our guest of honor, Shri T. Nageshwar Rao, Honorable Minister of Roads and Buildings, Women and Child Welfare, Government of Telangana. Mr. Nahar will do the honors of presenting a memento May I request Mr. P. Ravindra Rao to do the honors of presenting to Mr. Takema Sakamoto, Chief Representative of JICA. May I request Mr. I. Ganpat Reddy to do the honors to present to Dr. S.S. Porwal, VSM President IRC. And the Honorable Minister of the Government of Telangana will present a memento to the Honorable Union Minister. Thank you very much indeed, sir, for gracing this occasion. Mr. I. Ganpat Reddy to present to Dr. S.S. Porwal, VSM President IRC. Mr. K. Mahinder to present to Shri S. N. Das, DG RDNSS, Ministry of Road Transport and Highways.